पीएम मोदी अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन यानी कि आज देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर केवड़िया जाएंगे और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद वो दिल्ली में भी एक खास कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी 2 दिनों के गुजरात दौरे पर हैं। आज वो अपने दौरे के आखिरी दिन केवड़िया में खास कार्यक्रम में शामिल होंगे। दरअसल देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। इस मौके पर पीएम मोदी केवड़िया जाएंगे और वल्लभ भाई पटेल को समर्पित दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी राष्ट्रीय एकता दिवस परेड भी देखेंगे और कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी दिल्ली लौटेंगे और मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा के समारोह में हिस्सा लेंगे। ये कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव के समापन समारोह का भी प्रतीक होगा। भारत कलश में पीएम मोदी और अन्य मिट्टी डालेंगे और देश के कोने कोने से आई मिट्टी को नमन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान पीएम अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक का उद्घाटन करेंगे। साथ ही वो देश भर से कार्यक्रम में शामिल होने वाले हजारों अमृत कलश यात्रियों को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म भी लॉन्च करेंगे। बात महाराष्ट्र की, जहां पर मराठा आरक्षण की मांग को लेकर शुरू हुआ आंदोलन हिंसक हो गया है। महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में आगजनी हो रही है। बीड जिले में प्रदर्शन और बवाल को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है। मराठा आरक्षण की आग पूरे महाराष्ट्र को जला रही है। तस्वीरें बीड की हैं, जहां उग्र प्रदर्शनकारियों ने एनसीपी दफ्तर को आग के हवाले कर दिया। भीड़ ने एनसीपी विधायक संदीप क्षीरसागर और पूर्व मंत्री जय क्षीरसागर के घर को भी आग के हवाले कर दिया। बढ़ते बवाल को देखते हुए बीड जिले में धारा 144 लगा दी गई है। कोई हिंसा का हम कोई भी समर्थन नहीं करेंगे। प्रकाश सोलंकी चाहे कौन से भी पार्टी में हो, जब सारा समाज इकट्ठा होकर मांग कर रहा है तो मुझे लगता है कि सरकार भी इसके ऊपर गौर करेगी। इस बीच सरकार भी एक्शन में आ गई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए राज्य भवन पहुंचे। वहीं डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की। आपको बता दें कि मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच में लंबित है। और आइए अब बात करते हैं दिल्ली शराब घोटाला मामले की, जिसको लेकर अब ईडी के हाथ दिल्ली के सीएम केजरीवाल तक पहुंच गए हैं। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजकर 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। दिल्ली में कथित शराब घोटाला आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबतों का पहाड़ बनता जा रहा है। एक और सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया, तो दूसरी तरफ ईडी ने इस मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा है। ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए 2 नवंबर को बुलाया है। इससे पहले 19 अप्रैल को सीबीआई ने केजरीवाल से पूछताछ की थी। ईडी ने मामले में दायर अपने आरोप पत्रों में कई बार केजरीवाल के नाम का जिक्र किया है और आरोप लगाया कि दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति की तैयारी और लागू करने के संबंध में केजरीवाल के संपर्क में थे। केंद्र सरकार की ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को समन भेजा है 2 तारीख का। इससे बात साफ हो जाती है कि केंद्र सरकार का एक ही मकसद है, किसी तरीके से आम आदमी पार्टी को खत्म कर देना। वहीं बीजेपी ने केजरीवाल पर पलटवार किया है। फेमा केस में राजस्थान के मुख्यमंत्री के बेटे वैभव गहलोत से ईडी ने पूछताछ की। पूरे मामले पर अब सियासत शुरू हो गई है। वैभव गहलोत के पिता अशोक गहलोत ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है। करीब 8 घंटे तक ईडी ने वैभव गहलोत से उनकी कंपनी के लेन देन, पार्टनरशिप और मॉरिशस लिंक के बारे में पूछताछ की। 16 नवंबर को ईडी ने दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया है। नहीं, उन्होंने पूछताछ की और फेमा के ऊपर मुझे बुलाया तो मैंने डिनाई किया है कि फेमा का कोई उल्लंघन मेरी तरफ से और मेरी कंपनी और फर्म की किसी तरफ से नहीं हुआ। दरअसल वैभव गहलोत पर आरोप है उन्होंने अपनी कंपनी शेल के जरिए 100 करोड़ मॉरिशस भेजे। आरोप है कि गहलोत परिवार के सदस्यों ने हवाला के जरिए पैसे भेजे। जून में राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने ईडी में शिकायत की थी। बेटी से ईडी की पूछताछ पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ये सब राजनीतिक लाभ लेने के लिए साजिश रची जा रही है। कानून अपना काम करेगा, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि कोई दम नहीं है नोटिस के अंदर। सिंपल नोटिस है, मुख्यमंत्री के सन के ऊपर छापे पड़ गए, उनको बुला लिया गया है
तो पॉलिटिकली कैसे माइलेज लें, उस काम को लगे मैं ईडी वाले, क्योंकि ऊपर दबाव उनके ऊपर है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं केरल की, जहां हुए सीरियल ब्लास्ट के तार अब दुबई तक पहुंच गए हैं। धमाकों का दुबई कनेक्शन आखिर क्या है और उसकी जांच में पुलिस और दूसरी जांच एजेंसियां जुट गई हैं। धमाकों का एक आरोपी डोमिनिक मार्टिन भी पुलिस की गिरफ्त में है। केरल ब्लास्ट की जांच में लगातार नए मोड़ आ रहे हैं। अब इस ब्लास्ट का लिंक विदेश में दुबई तक पहुंच गया है। दरअसल केरल ब्लास्ट के जिस आरोपी डोमिनिक मार्टिन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वो दुबई में कई साल रह चुका है और 2 महीने पहले ही भारत लौटा। दुबई में वो इलेक्ट्रीशियन का काम करता था और उसके 2 बच्चे आज भी विदेश में हैं। भारत आकर वो बच्चों को ट्यूशन देता था। जांच एजेंसियां अब डोमिनिक के फोन कॉल से लेकर उसके हर जानकारी तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं, ताकि बम धमाकों का राज सुलझा जा सके। केरल पुलिस ने डोमिनिक मार्टिन को गिरफ्तार किया है। मार्टिन पर यूएपीए, विस्फोटक अधिनियम और आईपीसी की धारा 302, 307 लगाई गई है। इस बीच केरल के मुख्यमंत्री विजयन ने कहा कि राज्य में हाल में आयोजित इस्लामी समूह के कार्यक्रम को ऑनलाइन माध्यम से हमास नेता द्वारा कथित तौर पर संबोधित करने की जांच पुलिस करेगी और अगर कुछ भी गलत हुआ तो उचित कार्रवाई की जाएगी। सीएम विजयन ने ये भी कहा कि बीजेपी केवल फिलिस्तीन का समर्थन करने के लिए लोगों को झूठे मुकदमों में फंसा रही है।